केमिकल प्रॉपर्टी आज डिस्कस करनी है, ठीक है। फिनॉल की जो बिहेवियर या केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, फिनॉल एसिडिक है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। तो अब जिन बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम रिवीजन में एक बार दोबारा अलग से कराएंगे भी रहे हैं, और अगले बैच में मोस्ट प्रोबेबली विद इन 3 to 4 डे रिवीजन भी शुरू होगा और टेस्ट की डेट भी अनाउंस हो जाएंगी फॉर प्री बोर्ड, अगले हफ्ते से होना शुरू करेंगे। तो जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत होगी वो उसमें भी टेक पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। ये है फिनॉल। फिनॉल की पहली हेडिंग कॉपी में लिख लीजिए आज की, एसिडिक कैरेक्टर। फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर है बच्चों। फिनॉल अपना H छोड़ेगा, ये आयन बनेगा जिसका नाम है फिन ऑक्साइड आयन, ठीक है, और H आयन हट गया, फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये इसका एसिडिक बिहेवियर है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें फिजिकल से रिलेट करके कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आएगा, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। और जिसका भी Ka ज्यादा होता है, मतलब Ka ज्यादा होने का मतलब ये ज्यादा टूटेगा, तो मोर द Ka मोर द एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, कई बार वो pKa दे देते हैं। pKa इज log 1 अपॉन Ka, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली कहने का क्या मतलब है कि अगर हमने कहा Ka ज्यादा है तो एसिडिक ज्यादा है, तो pKa क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर? तो पॉइंट करके आपने लिख लिया होगा, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड and basic acidic character directly proportional to Ka and inversely proportional to pKa and inversely proportional to pKa। Ka के डायरेक्टली है और pKa के इनवर्सली है। क्यों इनवर्सली है तो बोर्ड पे लिख दिया है बेटा मैंने कि pKa क्या है, pKa होता है log या pKa log 1 अपॉन Ka, तो इसलिए ये इनवर्सली है, ठीक। नाउ बच्चों, फिनॉल एसिडिक क्यों है, उसका रीजन ये है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है इसमें रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो ये यहाँ से यहाँ अपने आप आ जाता है और इसलिए ये एसिडिक ज्यादा है। फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, व्हाई? तो उसका आंसर होगा, अल्कोहल का जो इंटरमीडिएट आता है बच्चों, वो अल्कोहल का इंटरमीडिएट एल्कोक्साइड आयन आता है और नो रेजोनेंस, तो एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं है, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। तो ये आपसे दिमाग में आ जाना चाहिए क्वेश्चन कि फिनॉल एसिडिक क्यों है, अल्कोहल क्यों नहीं है। फिनॉल एसिडिक इसलिए है कि उनका इंटरमीडिएट फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, therefore phenols are acidic in nature। अल्कोहल एसिडिक क्यों नहीं है, क्योंकि उनके इंटरमीडिएट में कोई रेजोनेंस नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट ये है कि ये एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होता है कब कम होता है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए रेजोनेंस का फंडामेंटल, बेटा अगर -m ग्रुप या -I ग्रुप लगा है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, भैया किसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये जो OH लगा है इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई -m या -I का ग्रुप होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब -m का ग्रुप कहां लगा हो, ऑर्थो एंड पैरा। तो पॉइंट करके लिख लीजिए, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज व्हेन -m group is attached at, acidic character increase when -m group attached at ortho and para position, -m group attached at ortho और पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई -m या -I का ग्रुप होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, ठीक है। एंड आई होप सो आपको -m -I ग्रुप पता हो, ठीक है, इतने तो पता ही होगा। चलिए अगर नहीं भी पता है तो अब आपको यहां से याद कर लेंगे जितने आपके याद हो सके। बच्चों ये क्वेश्चन है, ये डेरिवेटिव हमने बनाया फिनॉल, फिनॉल का डेरिवेटिव हम दे रहे हैं आपको। बेटा पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम स्टार्टिंग लेवल का क्वेश्चन, वो क्या है,
मैंने फिनॉल की पैरा पोजीशन पे NO2 लगाया और फिनॉल की पैरा पोजीशन पे CH3 लगाया और आपसे पूछा बताओ भाई एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है। सर तो ABC। बच्चों NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप -M होता है और -I भी होता है, CH3 ग्रुप +M होता है और +I भी होता है। तो ये +M ग्रुप है, ये -M ग्रुप है, या कोई भी नहीं लगा तो +M इसके मुकाबले एसिडिक बढ़ा देंगे, सॉरी -M इसके मुकाबले एसिडिक बढ़ा देंगे और +M इसके मुकाबले एसिडिक कम कर देंगे। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है बेसिक क्वेश्चन में, ठीक है। बोर्ड में पहले ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो सब बच्चे भी कर लें, तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि +M ग्रुप और एक -M दे दिया और इसका ऑर्डर ये आ गया, वेरी गुड, ठीक है। +M वाले का एसिडिक कैरेक्टर कम और -M वाले का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, बिल्कुल सही है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, ये हुआ आपका बेसिक लेवल। बोर्ड लेवल पे जैसा क्वेश्चन अधिकतर देखा गया है वो इसी लेवल का होता है, ठीक। सेकंड बनाऊं, दूसरा मिटा दूं। अब बच्चों ये अगला क्वेश्चन, अब मैंने कहा कि यहां पे बच्चों यहां पे 4 ग्रुप लगे हैं या 4 अलग अलग मैंने फिनॉल बना दिए हैं, ठीक है। और अब जरूरी नहीं ऑर्डर में आंसर आए, सोच के आपको करना होगा। एक बारी मैंने कहा पैरा पे CH3 लगा है, एक बारी मैंने कहा मेटा पे CH3 लगा है, एक बारी कह दिया ऑर्थो पे CH3 लगा है और एक बारी CH3 नहीं लगा। CH3 और OH जब दोनों साथ में होते हैं तो केमिस्ट्री में कहलाते हैं क्रिस्टॉल, कॉमन नेम में इसे क्रिस्टॉल कहते हैं। IUPAC नेम में इसे 4 मिथाइल फिनॉल कह सकते हैं, 3 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, और कॉमन भाषा में इसे क्रिस्टॉल कहते हैं, CRESOL, क्रिस्टॉल। चलिए अब इनका आपको एसिडिक कैरेक्टर बताना है और इतनी आपकी हेल्प मैं करूंगा ही कि ये CH3 +M ग्रुप होता है +I होता है, ठीक है। अब आप बेटा एसिडिक कैरेक्टर को अरेंज करने की कोशिश करिए, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम और क्यों, ठीक है। अब करिए करिए मतलब अरेंज करिए चारों को ना, आप एक एक करके नहीं बताएंगे मुझे, आप अरेंज करेंगे फिर आंसर बताएंगे, ठीक है। सर ठीक कर लिया आपने? नहीं कॉपी में तो बना ही लिए होंगे ना, ठीक है। मैं यहां से मिटा रहा हूं, आप कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। एक कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के मिटा के ना ऑर्डर में लिखना चाह रहा हूं। ऑर्डर में लिखने का मतलब सबसे ज्यादा कौन है उससे कम उससे कम। तो बेटा इसका आंसर ये आना चाहिए, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3 और फिर यहाँ पे CH3। अब जो भी आपने आंसर लिखा है मतलब इससे मैच कर लीजिए, ये होना चाहिए। कारण क्या है इसका, रीजन मैं नीचे लिख रहा हूं, चेक करिए बेटा। कारण ये है यहां पे फिनॉल में ना तो +M ग्रुप है ना ही +I है, और ये दोनों ही +M +I एसिडिक कम करते हैं, इनमें से एक भी नहीं है, कोई भी कल्प्रिट है ही नहीं, ना +M ना +I। मेटा वाले में अगर आपको मालूम हो तो मेटा वाले में सिर्फ +M है, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक काम नहीं करता, मीजोमेरिक डू नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। तो इसे नोट करके चाहे लिख लीजिए, याद रखिए कि मीजोमेरिक मेटा पे तो लगता ही नहीं। तो आप जब मेटा पोजीशन पे CH3 लगा होगा, इस समय इस CH3 का जो इंपैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ +I जैसा है, +I एसिडिक घटाएगा, लेकिन थोड़ा सा इससे कम कर दिया। किससे कम कर दिया? जहां +I नहीं था थोड़ा कम कर दिया। इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट है, मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। अब इन दोनों केसेस में +M भी है और वो बराबर है, और +I भी है, और +I डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, यानी +I किस में ज्यादा है? +I ऑर्थो में ज्यादा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा +M तो बराबर है, तो मीजोमेरिक ने जो हरकत करनी थी कि एसिडिक कैरेक्टर घटाना था, तो मीजोमेरिक ने तो इन दोनों का ही एसिडिक कैरेक्टर घटा दिया इनसे। अब आपस में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा घट गया? किसका ज्यादा घट गया?
जहां प्लस आई ज्यादा है, मीजोमेरिक बराबर है, प्लस आई भी एसिडिक घटाता है, तो प्लस आई यहां ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? पड़ोस में लगा है, डिस्टेंस के साथ प्लस आई कम होता है। कोई बच्चों दिक्कत है तो अब बताइए। क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। मिटा दूं? ओके, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, और अब चारों तीन पोजीशन पे जहां जहां आपने CH3 लगा था उसे हटा के NO2 लगाइए और आंसर बताइए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि आप NO2 लगा के आंसर बताइए, और ये NCERT का इसलिए ये याद करना है। ठीक है, आपने एक बारी ऑर्थो पे NO2 लगाना है, एक बारी मेटा पे NO2 लगाना है, एक बारी पैरा पे NO2 लगाना है, और एक बारी NO2 नहीं लगाना है। और आपकी हेल्प के लिए NO2 -M और -I होता है। NO2 में दोनों ही माइनस ग्रुप है, M में भी माइनस है, I में भी माइनस है, तो चारों का ऑर्डर लिखेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन भी है तो वो भी बताऊंगा। पहले आप चारों का ऑर्डर, जैसे मैंने पहले ना मिटा के फिर दोबारा एक साथ चारों का ऑर्डर लिखा था, तो आप ऑर्डर करके ही लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है। 3142 कहने की जगह आप मुझे ऐसे बता दो, पैरा ऑर्थो मेटा फिनॉल, ऐसे करके बता दो। अच्छा, ऐसे करके, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब मैं इसका आंसर लिखता हूं। डन बच्चों, इसके आंसर में सबसे जो कम है बेटा, सबसे जो कम है वो, ये आंसर गलत है बेटा, सबसे कम है फिनॉल। फिनॉल सबसे कम क्यों है? क्योंकि इंडक्टिव हो या मीजोमेरिक हो, NO2 होगा तो माइनस आई, इन तीनों में माइनस ग्रुप लगा है, चाहे आई लगा या M लगा है, और माइनस ग्रुप एसिडिक बढ़ाता है। तो इसलिए यहां पे ना तो -M है ना ही -I है, इसलिए ये सबसे कम है। इससे ज्यादा आएगा मेटा वाला। मेटा वाला क्यों आया ज्यादा? क्योंकि इसमें सिर्फ -I है, -I मौजूद है, इसमें -M नहीं है। अरे भाई, -I एसिडिक बढ़ाएगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा, इंडक्टिव वीक होता है, -M ज्यादा बढ़ाता है। अब बात करनी है ऑर्थो और पैरा की। यहां इससे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो वाला है, और सबसे ज्यादा एसिडिक पैरा वाला है। देखिए, आप जनरली जो आंसर निकालेंगे, आई होप सो, आपने जो आंसर निकाला होगा, आपने ऑर्थो को सबसे आगे रखा होगा। कॉमन सेंस है। क्यों रखा होगा आपने ऑर्थो को आगे? क्योंकि ऑब्वियसली मीजोमेरिक तो दोनों में बराबर है, और मीजोमेरिक ने भी बढ़ाया तो दोनों का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। और इंडक्टिव में एक -I की बात करें तो इंडक्टिव तो इसमें ज्यादा है, इंडक्टिव ऑर्थो में ज्यादा है, और इसके हिसाब से थ्योरेटिकली ऑर्थो वाले को ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ऑर्थो वाला कम एसिडिक मिला। जब एक्सपेरिमेंट किया तो कम एसिडिक मिला। अब कोई ना कोई रीजन बता देना है कि भैया इस वजह से कम एसिडिक सर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। देखो, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया? हाइड्रोजन, याद है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चीलेशन, रिंग फॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। समझ में आया? तो ऑर्डर क्या आ गया? पैरा सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, और फिर फिनॉल। POMPH ऑर्डर आ गया। पैरा सबसे ज्यादा, लेकिन ऑब्वियसली पैरा के पीछे हाथ है हाइड्रोजन बॉन्ड का। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर नहीं करोगे तो ऑर्थो ज्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर फिनॉल। बोलो, क्लियर है? तो नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे कि पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है तो लिखेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, विच डिक्रीजेस, अरे यार सही कह रहे हो, सॉरी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी गलत बोल गया, आई एम सॉरी बेटा, पैरा में नहीं ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऑर्थो कहना था, पैरा नहीं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग which decreases एसिडिक कैरेक्टर। ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम हुआ, which decreases एसिडिक कैरेक्टर
एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों भाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ? क्योंकि ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक इंटर और एक इंट्रा, और जो इंट्रा होती है उससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो ये जरा याद रखिएगा, या ये आपने अगर बनाया हो तो यहीं पे ये दिखाएंगे कि ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिसे हम कहते थे चीलेशन होगा, रिंग बनेगी, इनएक्टिव होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये भी याद रखना बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। और इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम हो जाता है कि ये स्टीम वॉलेटाइल हो जाता है। स्टीम वॉलेटाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीम वॉलेटाइल? कि अगर इन दोनों का मिक्सचर रखा है एक बीकर में, आपने स्टीम पास की, स्टीम तो निकल के बाहर चली जाएगी, स्टीम के साथ ऑर्थो वाला घुल के निकल जाएगा, पैरा वहीं रह जाएगा, ऑर्थो और पैरा को सेपरेट कर लेंगे। तो नोट में ही आगे लिखेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल are separated by या can be separated by, mixture of ortho and para nitrophenol can be separated by steam distillation। इन्हें steam distillation से separate कर सकते हैं। mixture of ortho and para nitrophenol can be separated by steam distillation as क्यों? as ortho nitrophenol is steam volatile। क्योंकि बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो स्टीम में घुल जाती है, स्टीम में वॉलेटाइल होती है। एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है? स्टीम में घुल रही है या वो स्टीम वॉलेटाइल है। बोलो ये क्लियर है? ठीक है, डन। अब एक अलग क्वेश्चन करा देते हैं थोड़ा अलग लेवल से। ठीक है बेटा, ये 4 फिनॉल लगी हैं और इन फिनॉल पे वही 4 पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हैं उनका नाम है बेटा OCH3। OCH3 OCH3 ये 3 ग्रुप लगे हैं, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। ठीक है, मिथऑक्सी ग्रुप लगा है। ठीक है बेटा, तो ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे OCH3 लगा है। कर लेंगे? बताइए। चलिए पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, भले ही 4 2 3 1। यस, हाँ सर को सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, एक आप करो, पूरा लिख लो एक ही बार। नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मैंने कहा ना, वो तो प्रैक्टिकली पाया गया तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बताई गई। ठीक है, बोलो। देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों, ये वाला जो ग्रुप है ना OCH3, ये वाला ग्रुप जब आप मीजोमेरिक की बात करते हैं तो ये +M होता है, और जब इंडक्टिव की बात करते हैं तो ये -I होता है। O पे लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर वाले ग्रुप +M होते हैं, लेकिन O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला -I है। तो जरा ध्यान रखना है कि ये +M है और -I है, उल्टे ग्रुप है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं जो आंसर लिखूंगा मैं तो ऑब्वियसली वैसे लिखूंगा बेटा, सबसे ज्यादा जो एसिडिक आएगा वो मेटा वाला आएगा। कारण मेटा वाले में -I है खाली, मेटा वाले में मीजोमेरिक होता ही नहीं है, मीजोमेरिक होता नहीं, और इंडक्टिव में -I है, -I एसिडिक बढ़ा देगा। और यहाँ ना तो -I है ना ही -M है, यहाँ -I है लेकिन +M भी है, और मीजोमेरिक इज पावरफुल डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव, तो मीजोमेरिक की मानी जाएगी और मीजोमेरिक एसिडिक घटा देगा। और इसमें भी -I है और +M है, तो +M तो बराबर है, लेकिन ऑर्थो वाले में -I ज्यादा होता है, -I एसिडिक बढ़ा देगा
और पैरा वाले में माइनस आई कम होता है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा मेटा, फिर खाली फिनॉल, फिर ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल और फिर पैरामेथॉक्सीफिनॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस एम भी है इसलिए, एंड प्लस एम इज मोर डोमिनेंट ओवर माइनस आई। और ये वाला क्यों आगे निकल गया? मेटा पोजीशन में मीजोमेरिक लगता ही नहीं है, मेटा पोजीशन पे तो सिर्फ इंडक्टिव लगता है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। बोलो क्लियर है? ठीक है, डन। लेकिन आप मान के चलो बोर्ड में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी होता है। वो जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया यूजुअली वही बोर्ड में आया है अभी तक, कि वो जानबूझ के एक NO2 दे देते हैं, एक CH3 दे देते हैं, और वो जानबूझ के सिर्फ पैरा पे देते हैं, मेटा पे भी नहीं देते कि कंफ्यूजन हो। तो वो सिंपल ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि माइनस आई एसिडिक बढ़ाएगा, प्लस आई एसिडिक घटाएगा, या माइनस एम एसिडिक बढ़ाएगा, इतना ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हुआ एसिडिक कैरेक्टर। और अच्छा, अगर बोर्ड में नहीं आता तो पढ़ाया क्यों? एक आप ये भी कह रहा होगा, अच्छा आया नहीं तो काय टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, है नहीं, पढ़ा क्यों रही है तू, क्यों हमें कंपटीशन करना ही नहीं, तू क्यों करा रहा है? तो भैया मैं आपको बता दूं, मैं ये कह रहा हूं बोर्ड में अधिकतर ये आता है, मतलब 70 नंबर के बोर्ड के पेपर में 60 मार्क्स केमिस्ट्री में ऐसे ही होते हैं कि वो लड्डू की तरह दिए जाते हैं कि तुम थोड़ा पढ़ के आए हो हम तुम्हें नंबर देंगे, थोड़ा भी पढ़ के आए हो तो नंबर मिलेगा। मतलब सारे चैप्टर आपने ऊपर से पढ़ रखे हैं ना सुपरफिशियल, तो आपको नंबर मिलेंगे। इस लेवल तक पढ़े होने चाहिए कि बस इतना तो पता हो भाई NO2 माइनस एम है और CH3 प्लस एम है, इस लेवल तो पता हो। 70 में 60 नंबर इसके आते हैं। लेकिन अगले जो 10 नंबर आते हैं उसमें फिर वो वाला क्वेश्चन आता है ऑर्थो पैरा वाला। जैसे ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो में एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। तो पूरे पेपर में सिर्फ 10 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एक लिमिट से हाई लेवल के होंगे। दैट मीन्स ये जो आपको ऑर्थो पैरा ये वाले क्वेश्चन कराए ये भी आ सकते हैं, लेकिन ये आएंगे बस वो 10 नंबर। बाकी 60 नंबर में जो आएगा वो तो जस्ट आपको लड्डू की तरह नंबर दिए जाते हैं, बस आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट अगली हेडिंग। अब इसका जो एसिडिक कैरेक्टर हो गया, तो एसिडिक की 4-5 रिएक्शन है, वो चारों पांचों रिएक्शन देख लेते हैं। कौन कौन सी? बेटा मैं ना C6H5 लिख दे रहा हूं इसे, ठीक है भैया। पहली रिएक्शन Na से C6H5, फिर NaOH से, फिर C6H5 NaHCO3 से, बेटा बात ना करो, फिर C6H5OH की R-MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, C6H5OH की RCOH एसिड से। बेसिकली ये 4-5 रिएक्शन ही एसिडिक कैरेक्टर की होती है। ठीक है, तो एक एक करके सबके प्रोडक्ट बता देते जाएंगे। आप लोग पांचों लिखें और ऑब्वियसली व्हाट हैपन व्हेन इसके प्रोडक्ट बताने हैं आपको, पांचों में क्या आएंगे। लिख लिए हैं बच्चों? पहले वाले में ऑब्वियसली एक्टिव हाइड्रोजन का क्वेश्चन है। C6H5ONa बनेगा, हाफ H2 निकल जाएगा, और बेसिकली हाइड्रोजन निकलना प्रूव करता है फिनॉल की हाइड्रोजन एक्टिव नेचर की है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की है, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने हटाया है। दूसरी रिएक्शन यहाँ हो जाती है, जबकि अल्कोहल में ये रिएक्शन नहीं हुई थी। अल्कोहल चैप्टर में हमने कहा था सॉल्ट एंड वाटर नहीं बनते हैं, यहाँ ये रिएक्शन हो जाती है। कारण फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है, तो वाटर के सामने फिनॉल का सॉल्ट एग्जिस्ट कर सकता है। तीसरी रिएक्शन बच्चों आपको याद होगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एंड इट इज टेस्ट फॉर एसिड ग्रुप। कोई अगर एसिडिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही NaHCO3 डालते हैं तो CO2 गैस निकलने लगती है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ नहीं होती है। ये रिएक्शन यहाँ क्यों नहीं होती है? बिकॉज फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक नहीं। ये कौन सा एसिड है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। तो क्योंकि फिनॉल कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक है, तो यहाँ CO2 एवॉल्व नहीं होगी। और ये क्वेश्चन बोर्ड में, जब आप अभी बोर्ड के पेपर देखोगे 50 बार आया है कि फिनॉल और फॉर्मिक एसिड में अंतर करो, फिनॉल और एसिटिक एसिड में अंतर करो। तो फिनॉल NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करता, फॉर्मिक या एसिटिक एसिड में NaHCO3 डालो
CO2 गैस तुरंत निकलने लगती है। तो ये अंतर हो जाएगा टू डिस्टिंग्विश फिनॉल विद मोर एसिड। अगली वाली रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट बनना है एल्केन, और वो भी याद रखना है एल्केन करस्पॉन्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी रिएक्शन बच्चे बहुत गलत करते हैं। अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है इस रिएक्शन में ईथर बनाने का शौक आ जाता है। उन्हें लगता है एसिडिक हाइड्रोजन हटानी है तो C6H5O और यहाँ से R- बना देते हैं, जबकि आपको पढ़ाया जा चुका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब किसी भी कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो तो वहां से H लेके एल्केन बनाते हैं, और जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होते हैं उतने कार्बन के एल्केन बनाते हैं। नेक्स्ट है फिनॉल की रिएक्शन एसिड से कर दें, तो आपको याद होगा ही होगा बेटा, एसिड एंड अल्कोहल गिव्स एस्टर। तो यहाँ पे भी एस्टर बनेगा, RCOO C6H5 आएगा, वाटर अलग होगा। याद रखिएगा इस रिएक्शन में फिनॉल का H और एसिड का OH अलग होता है, और ये रिएक्शन है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल की। ये 4-5 रिएक्शन ऐसे याद करें। बोलो क्लियर? क्लियर है बेटा? ठीक बेटा। तो अब जैसे अल्कोहल चैप्टर में आपने अगली रिएक्शन पढ़ी थी OH हटने वाली, लेकिन फिनॉल का OH डायरेक्टली नहीं हटता, आसानी से नहीं हटता। क्यों? याद है फिनॉल में OH ग्रुप रेजोनेंस में लगा हुआ है, और क्योंकि यहाँ ये OH बच्चों रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर सिंगल डबल, क्योंकि ये रेजोनेंस में है इसलिए फिनॉल का OH आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। मतलब जैसे आपने कहा अल्कोहल की PCl5 से करेंगे तो क्या बनाया था? RCl। डार्जन मेथड किया था हमने, क्या था डार्जन मेथड? अल्कोहल की SOCl2 से। फिनॉल की PCl5 से करेंगे, बनेगा क्लोरोबेंजीन बहुत कम। वहां का मेन आंसर होता है TPP, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मेन आंसर होता है। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रेजोनेंस में है। ठीक है, तो पॉइंट करके नोट करके लिख लीजिए। फिनॉल do not show nucleophilic substitution reaction easily. Phenol do not show nucleophilic substitution reaction easily as alcohol. फिनॉल अल्कोहल की तरह OH ग्रुप नहीं छोड़ते। फिनॉल do not show nucleophilic substitution reaction as alcohol easily as alcohol. बेटा क्यों? रीजन क्या है? लिखिए, as OH group is resonance stabilized. OH group यहाँ resonance stabilized है, as OH group is resonance stabilized. एक बार फिर बता दे रहा हूँ, वैसे तो आपको समझ में आ गया है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ बच्चों। ये देखो, ये कह रहे हैं हम, ये है OH, हम कह रहे हैं यहाँ का OH पूरा का पूरा नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि OH रेजोनेंस में है, इसलिए नहीं हटेगा। ठीक है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था फिनॉल का H हट जाएगा। भैया H हट गया, OH नहीं हटा, क्यों? तो उसका रीजन है H हटने के बाद जो चीज आई है उसमें भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है और यहाँ भी रेजोनेंस, दोनों में, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, और ये रेजोनेंस इससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये वाली रेजोनेंस इससे भी ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक न्यूट्रल एटम का लोन पेयर जाना है। जैसे ही न्यूट्रल का लोन पेयर आगे जाएगा तो अगले स्ट्रक्चर में कौन सा चार्ज आ जाएगा? अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। जब ये लोन पेयर आगे की ओर आप भेज रहे होंगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसमें लोन पेयर आगे जाएगा नेगेटिव चार्ज से, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल ही रहेगी, पॉजिटिव नहीं है। यानी ये इंटरमीडिएट इससे ज्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल H क्यों छोड़ देता है अगर फिनॉल में रेजोनेंस है? क्योंकि H छोड़ने के बाद जो बनता है वो और ज्यादा स्टेबल है, उसमें भी रेजोनेंस है और पहले से ज्यादा है। फिनॉल OH क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि OH छोड़ते ही रेजोनेंस खत्म हो जाती है। ये यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हट जाएगा। बोलो क्लियर है? तो फिनॉल H क्यों छोड़ता है, OH क्यों नहीं छोड़ता, ये क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट अगली रिएक्शन है हमारी बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग करके लिखें,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ रिंग, बेंजीन रिंग। पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, फिर जो इसकी एक दो बची हुई रिएक्शन है वो बताएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। अब जैसे फिनॉल की बेटा इसमें 4 या 5 रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं। पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन। बेटा ये रिएक्शन है, फिनॉल को अगर ब्रोमीन से रिएक्ट करेंगे Br2 से तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। आपने इससे पहले जहां जहां ब्रोमिनेशन पढ़ा है वहां पढ़ा है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, याद आया, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन या हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या बिना FeCl3 की होती है। क्यों? क्योंकि फिनॉल का प्लस एम बहुत ज्यादा है, ये अपने आप ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करा देता है और ब्रोमीन पोलराइज होकर जुड़ जाती है, यानी फिनॉल का प्लस एम काफी ज्यादा है। और काफी ज्यादा होने की वजह से यहां तीनों जगह ब्रोमीन आ सकती है एक साथ, बस ये एक्वस कंडीशन हो और वाटर हो। अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराई तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का, और बिना FeCl3 के। क्यों? क्योंकि इसका प्लस एम ग्रुप बहुत ज्यादा है। और अगर आपने इसे थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर दिया, ब्रोमीन इन CS2 क्लोरोफॉर्म, मतलब बहुत लेस पोलर मीडियम में ले लिया कि पोलैरिटी कम कर दे, चार्जेस कम कर दे, तब कहीं जाके ऑर्थो और पैरा अलग अलग बनेंगे और ऑर्थो ज्यादा बनेगा, क्योंकि पैरा ज्यादा बनेगा। पैरा क्यों ज्यादा बनेगा? क्योंकि फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो मीजोमेरिक तो दोनों में बराबर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दोनों में भेज रहा है, लेकिन इसमें -I है, -I कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो वो ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, यहां से कम। मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा दिखेंगे? पैरा पे। तो पैरा वाला क्या कहलाएगा? हमारा मेजर कहलाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या हम शुरू में लिखेंगे? आपने हेडिंग लिखी है अभी, क्या लिखी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। उसमें पहला पॉइंट क्या आया बेटा? ना, पहले आप जनरल पॉइंट लिखने चाहिए, क्या? कि OH ग्रुप हैज वेरी हाई प्लस एम, या OH ग्रुप हैज हाई प्लस एम इफेक्ट। OH ग्रुप में बेटा प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। OH ग्रुप हैज वेरी हाई प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, वेरी हाई प्लस एम इफेक्ट। It increases electron density at ortho and para position. OH group has very high plus M effect, plus M बहुत ज्यादा है। It increases electron density at ortho and para position. अभी बता ही चुका हूं कि मीजोमेरिक सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगते हैं, मेटा पे तो लगते ही नहीं है, और क्योंकि ये प्लस एम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। It increases electron density at ortho and para position. Therefore, it is ortho and para directing and highly activating group. Therefore, it is ortho and para directing and highly activating group. ये ortho और para directing है और highly activating group है। Therefore, it is ortho and para directing and highly activating group. ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट ऑर्थो और पैरा पे बनाने हैं। जनरली कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? जनरली पैरा वाला मेजर बनेगा, क्योंकि मीजोमेरिक तो बराबर है, लेकिन इंडक्टिव में पैरा पे इंडक्टिव कम लगेगा, -I इसलिए। तो पॉइंट करके लिख, नहीं, इंडक्टिव में ये -I है ना, मीजोमेरिक में प्लस एम है, तो प्लस एम तो बराबर लगा। इंडक्टिव में -I कहां ज्यादा लगा? ऑर्थो पे। ऑर्थो पे -I लगा, उसने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां हुए? पैरा पे ज्यादा हुए। बोलो क्लियर है? लिख लीजिए पॉइंट करके लिखिए क्या? एट ऑर्थो पोजीशन इम्पैक्ट ऑफ -I ग्रुप इज हाई। एट ऑर्थो पोजीशन impact of -I group is high. Therefore, at ortho position impact of -I group is high. Therefore, para derivatives are major. तो पैरा वाला
मेनली बनेगा, पैरा डेरिवेटिव आर मेजर, ऑर्थो नहीं, पैरा वाला ज्यादा बनेगा। ठीक, अब लिखिए पहली हेडिंग ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन बेटा ये रहा ब्रोमिनेशन, फिनॉल की ब्रोमीन से कर दें तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है एक्वस मीडियम में। तो ब्रोमिनेशन में ए और बी करके लिखिएगा। पहला विद ब्रोमीन वाटर, विद ब्रोमीन वाटर, फिर डैश जगह लिखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राइब्रोमोफिनॉल या व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑब्टेन्ड। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑब्टेन्ड। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल का, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑब्टेन्ड। ठीक है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑब्टेन्ड। ठीक, रिएक्शन लिख ली होगी आपने। बच्चों अगर फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से करें इन नॉन पोलर लेस पोलर मीडियम, ठीक है, नॉन पोलर या लेस पोलर मीडियम में, तो ओनली मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल ऑब्टेन। ठीक है, दूसरा लिखेंगे रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन लेस पोलर और नॉन पोलर मीडियम, reacting with bromine in non-polar or less polar medium, mixture of ortho and para bromophenol obtained. Mixture of ortho and para bromophenol obtained. Reaction with bromine in non-polar or less polar medium, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, इनमें मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल obtained. Done. लिख लिया, रिएक्शन लिख ली, और पैरा वाला मेजर है ये बता ही चुके हैं। अगला है फिनॉल का नाइट्रेशन। अगला बच्चों है फिनॉल का नाइट्रेशन। ठीक है, व्हाट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल? बच्चों पिछले चैप्टर तक टोलीन, क्लोरोबेंजीन, जब आप नाइट्रेशन करते थे या बेंजीन, तो नाइट्रेटिंग एजेंट क्या थे? क्या थे नाइट्रेटिंग एजेंट? HNO3 एंड H2SO4। देखिएगा H2SO4 करता क्या था? H2SO4 प्रोडक्ट बनाता था या NO2 पॉजिटिव बनाता था और वो इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता था। ठीक है, फिनॉल में HNO3 अकेला ही काफी है, आपको H2SO4 की जरूरत नहीं है। तो फिनॉल का जब आप नाइट्रेशन करेंगे और अगर आप इवन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से भी कर देंगे तो ये मिक्सचर मिल जाएगा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का। और ये अब मैंने आपको पहले ही लिखा दिया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये सेपरेट किया जा सकता है स्टीम डिस्टिलेशन से, पहले ही लिखा दिया। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बन जाता है सिर्फ डाइल्यूट HNO3 से। अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया है, ये दोनों चीजें ले ली हैं, ये भी कंसंट्रेटेड और ये भी ले लिया है, तो एक साथ तीनों जगह आ जाएगा NO2, एक साथ तीनों जगह NO2। और बेटा इस कंपाउंड का नाम, वेरी गुड, इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज नोन एज पिक्रिक एसिड। और इसे एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि NaHCO3 से जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो CO2 निकलने लगेगी, तो ये NaHCO3 से CO2 देता है, टेस्ट ऑफ एसिड ग्रुप है या कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए लिख लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि नाउ डेज वी आर प्रिपेयरिंग पिक्रिक एसिड, मतलब उन्होंने कहा है कि पिक्रिक एसिड बनाने के लिए पहले प्योर सल्फोनेशन कर लीजिए और उसके बाद नाइट्रेशन करिए। मतलब पहले सल्फोनिक एसिड लगा लीजिए, SO3 ऑर्थो और पैरा पे लगा लीजिए, सल्फोनेशन हो गया, अब नाइट्रेशन करिए, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है पिक्रिक एसिड बनाने का। तो एनसीईआरटी की एक लाइन है, ठीक है, उसे देख के लिख जरूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड
फर्स्ट बाय सल्फोनेशन देन बाय नाइट्रेशन, ऐसे करके है, ठीक है। बुक से देख के लिख लेना, चाहे आप ऐसे करके लिख के जगह छोड़ दो, नाउ डे डैश डैश, उसको बुक से कंप्लीट करिएगा। मिटा दूं, बोलो बच्चों। अब बच्चों एक आध नेम रिएक्शन जो पढ़ चुके हैं पहले वो रिपीट करनी है। हम पढ़ चुके हैं फिनॉल की नेम रिएक्शन जो पढ़ चुके हैं वो है डॉस। फिनॉल की आप पढ़ चुके हो राइमर टाइमन रिएक्शन, आप तो पढ़ चुके हो। हाँ, रीमर टाइमन कह लो, रीमर टाइमन, रीमर टीमर, जो मर्जी करिए, वो हम तो लिखा चुके हैं ना, आपको लिखे कॉपी में। फिनॉल की ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है और वो भी ऑर्थो और पैरा में ही आता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं करके दिखाइए। तो आपको याद आ रहा होगा होपफुली कि फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन कर दें तो पहले एक डेरिवेटिव बनता है ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन पे पहले आता है, ऑर्थो और पैरा ऑब्वियसली दोनों पे, CHCl2, और ये अनस्टेबल कह देते हैं या इसमें पानी डालते हैं तो 2 OH आ जाते हैं, और 2 OH अनस्टेबल होने की वजह से ये चेंज हो जाता है CHO में, और इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। इट इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। ये सैलिसल्डिहाइड बनता है, ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनता है, तो सैलिसल्डिहाइड प्लस KCl प्लस वाटर, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। और इंटरमीडिएट मैंने लिख दिए हैं, वैसे आपको आने चाहिए, ठीक है। दैट इज राइमर टाइमन और रीमर टाइमन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन में अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CO2 ले लेते हैं, CCl4 ले लेते हैं, सॉरी, क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लेते हैं तो हद हो गई यार। भले नाम तो रीमर टीमर नहीं रहेगा, लेकिन तब यहाँ 3 क्लोरीन आ जाएंगे, और 3 क्लोरीन मतलब 3 OH अनस्टेबल वाटर निकला, एसिड बन जाएगा, और तब कहलाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो अगर आप यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह आप CCl4 लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो बस नोट करके, पहले भी लिखाया होगा, फिर लिखा रहा हूं कि इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म इफ CCl4 taken, in place of chloroform if CCl4 taken, then salicylic acid will be major product. Then salicylic acid form. In place of chloroform, if CCl4 taken, then salicylic acid will form. तब बच्चों salicylic acid बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक रिएक्शन है विच इज नेम्ड एज, अच्छा टाइम हो गया, चलिए हो गया, देख लें, ठीक है बच्चों। जिसको अब रिवीजन या मतलब शुरू से भी करना होगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक रिवीजन की डेट एंड टेस्ट अनाउंस हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस बैच में होगा तो आप भी ध्यान रखिएगा, मैं बता दूंगा।